तो इसमें हम द्रव्य गुण कर्म में हम थोड़ी थोड़ी सी बात करेंगे। द्रव्य क्या है मित्रों? कहा गया खा दिना मना कालो, यानी खा माने आकाश, ये पंच महाभूत आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, और इसके बाद काल दिशा मन आत्मा तम, ये 9 द्रव्य, यानी कुल मिला के 10 द्रव्यों का संयोग। तो इन द्रव्यों को हम 2 भागों में अगर बांट दे, देखिए कारण द्रव्य कर्म द्रव्य कार्य द्रव्य। कारण द्रव्य में आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी काल दिशा मन आत्मा, यह आपका कारण द्रव्य हो गया। कर्म द्रव्य में अगर हम जाते हैं 2 भाग होता है, चेतन और अचेतन। चेतन द्रव्य में आपका बहिर्चेतन और अंतःचेतन आता है। बहिर्चेतन में जैसे जरायु हो गए, अंडज हो गए, स्वेदज हो गए, उद्गीत जीव हो गए। और जो अंतःचेतन होती है उसमें वनस्पतियां, डॉक्टर संजय सिंह सर आवाज मेरी जा रही है? वनस्पत्य जितने भी औषधियां होती हैं वो। आ रही है, आवाज आ रही है, ठीक है। तो मित्रों सनिंद्रिय और निरिंद्रिय का भेद आपको मैं बताऊं। जिसमें इंद्रियां हो, जैसे हम जीवों में हम जब जाते हैं तो द्रव्य, आकाश एक द्रव्य है, वायु क्या है? द्रव्य है, अग्नि द्रव्य है, जल द्रव्य है, पृथ्वी द्रव्य है, काल द्रव्य है, दिशा द्रव्य है, मन आत्मा तम, ये सब द्रव्य है। और इन सब द्रव्यों को, इंद्रियों से युक्त द्रव्य को हम चेतन कहते हैं, और इंद्रियों से रहित द्रव्य को हम अचेतन कहते हैं। अब हम जान ले कि अगर इंद्रियां और शरीर क्या है? जड़ है। अगर उसमें आत्मा का संयोग हो गया तो उसको हम चेतन कहते हैं। अगर ये शरीर है, जड़ है, इसमें अगर आत्मा ना हो तो क्या होगा? ये निर्जीव है, जड़ है ना। चेतन कब आएगी? जब आत्मा आएगी। इंद्रियां ज्ञान की प्राप्ति में सहायक होती हैं। हम पढ़ रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, वो ज्ञान प्राप्ति में सहायक है, लेकिन उस ज्ञान को हम यूटिलाइज करें, आत्म साधक करें। इंद्रियां जो है साधन बनती हैं। ज्ञान क्या है? साध्य है। हमारा शरीर जो अव्यवस्थित है, आपने पढ़ा होगा कि घट कुमार गढ़ कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े कोट। यानी कुम्हार क्या होता है? कुम्हार ऐसे घटे को ऐसे ठोक ठोक के, बाहर हाथ सहाय दे भीतर मारे चोट, और ऐसे हाथ से सहारा देकर ऐसे घड़े को बनाता है कुम्हार। तो घड़े के प्रति कुम्हार साधक है, मिट्टी उसका, और दंड और चाक वो सब साधन है, सूत्र हैं। ऐसे ही हम लोग भी जब आपको आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी के बारे में जब बात करेंगे तो उसकी जो काउंटिंग बताएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, हम करेंगे 1 4 2 3 6 8, तो वो हमारा साधन होगा और सही करेगा आपके इस चेतन शरीर को, जड़ शरीर को। इसमें हम चेतनता लाएंगे उन्हीं के द्वारा। और कर्म करेंगे जब हम पॉइंट लगाएंगे। आप लोग जानते हैं किसी भी चीज को पाने के लिए जो चेष्टा करते हो कर्म है। जैसे हाथ को उठाना है तो उठाने का, हम उठाने का कर्म किए, नीचे गिराएंगे तो नीचे गिराने का, सिकोड़ना है तो सिकोड़ दिए, फैलाना है फैला दिए, गति करना है, ऐसे नाचना है, ये सब क्या है? कर्म है, सब कर्म है। कर्म का अभिप्राय है गति। कर्म जो है चलनात्मक लक्षण है मित्रों। अगर हम कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु को अगर हमें पाना है, चेष्टा करते हैं, चेष्टा क्या है? कर्म है। जैसे हमने खाना खाया, अब हम आते हैं आपकी कर्म के ऊपर। आपने भोजन लिया तो आप उसको मुख में चबाएंगे तो क्या होगा? बोलस बनेगा, लुगदी होगी ना, बोलस बनेगा। तो उसमें आपके जो एंजाइम हैं, लार ग्रंथियों से निकलने वाले जो पाचक एंजाइम उसमें मिलेंगे, बोलस में एंजाइम मिलते गए। जैसे जैसे एंजाइम मिलेंगे तो वो डाइजेशन में जाएगा। अब आपका स्टमक में गया तो वहां से एब्जॉर्प्शन होने लगा, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होते होते वो आपने जो भी खाना खाया था धीरे धीरे वो सूक्ष्म कणों में बदलते बदलते आपके स्टमक में चला जाता। तो आपने खाना जब खाया, भोजन किया, तो उसका चबाने का आपने कर्म किया, उसमें एंजाइम मिलाया, आपने कर्म किया, लेकिन वो पाचन तंत्र का जो ऑर्गन था वो एंजाइम स्रावित किया। शरीर के जो पाचन अवयव थे उसमें एंजाइम को उन्होंने डाला और भोजन छोटे छोटे कणों में टूटा
फिर उसका बोलस बना, लुब्धि बनी, और संपूर्ण मेटाबॉलिज्म जो मेटाबॉलिज्म क्रिया हुई, और फिर इसके बाद कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म हुई, एंजाइम उसमें मिला, फिर डाइजेशन हुआ। तो ये सारी क्रियाएं, ये क्या है? ये सब कर्म है। अब गुण क्या है? गुण क्या है? हमने आपको एक उदाहरण शुरू में ही दिया था, लकड़ी। हमने कहा लकड़ी एक द्रव्य है, लकड़ी छोटी है, बड़ी है, चिकनी, हल्की है, भारी है, इसका गुण है, और जलना उसका कर्म है। तो हम गुण पे बात करते हैं। मित्रों, हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ गुण होता है। जैसे आपका स्टमक है, फेफड़ा हो या आपका लंग्स हो या हार्ट हो, आपके शरीर के जो ऑर्गन है, इन और यांग ऑर्गन, इन सब का अपना अपना गुण है। लंग्स का काम है, लंग्स इज द क्लीनिंग स्टेशन ऑफ ब्लड, ब्लड को क्लीन करता है। तो जो क्रिया का कारण बनता है, क्रिया में भाग ले या ना ले, उसे उस पदार्थ का क्या होता है? गुण कहते हैं। जैसे आपने चीनी खाई, चीनी क्या है? मीठी है, तो उसका गुण हो गया। आकाश तत्व की जब हम बात करेंगे तो आकाश क्या है? मृदु होता है, लघु होता है, सूक्ष्म होता है। शब्द धरती, शब्द आकाश, शब्द शब्द होय प्रकाश, शब्द आकाश की तन्मात्रा शब्द मानी गई है। तो आकाश का ये सब गुण है। भाई अप्रतिघात है इसका गुण। कहीं आपके सर के ऊपर जो खुला स्थान है, स्पेस है, वो आकाश है। आप इसमें हाथ चला रहे हो, कहीं चोट नहीं लग रही है। ये क्या है? अप्रतिघात। ये आकाश का गुण है। ऐसे वायु जब आएगी आपकी, तो वायु क्या है? शीत होती है, किसी चीज को सुखा सकती है, खर होती है, संलक्षण होती है, विशद होती है, इसका गुण हो गया। अग्नि का गुण क्या होगा? तीखा होगा, गर्माहट देगी, उष्ण होगी। जल क्या होगा? शीतलता देगा, ठंडक देगा। और पृथ्वी तत्व का गुण क्या होगा? भारीपन रहेगा, कोई चीज को शांत करेगा, स्मूथ देगा। द्रव्य, गुण और कर्म के आधार पे इन सब का आपस में समवाय, समवाय का मतलब होता है जब ये आपस में मिलते हैं, इन सब का जब आपस में संयोग हो, तो ये इनका समवाय ही एक स्वस्थ शरीर की परिकल्पना की जाती है। तो ये आपका पेज था। इसके अगले पेज पे आते हैं हम लोग। सर अगले पेज। इसमें आयु की परिभाषा दी गई है। आयु के बारे में बताया गया है। हितायु, अहितायु, सुखायु, दुखायु। कहा गया ना, हिताहितम सुखम दुखायुक्तम हितायुक्तम मानम तत्र उक्तम चाउच्यते। हितायु, अहितायु, सुखायु, दुखायु तथा उस आयु के लिए जो भी हितकर हो, द्रव्य, गुण, कर्म, अथवा हितकर पाच्य। तो आयु का मान, प्रमाण, इन सब के लक्षण का वर्णन के अंतर्गत कहा गया है। ये सब आयुर्वेद है। तो आयुर्वेद के अंदर ये सब किया जाता है। देखिए, हमारे लिए जो हितकर आयु हो, हितकर आयु का मतलब होता है जहां हम स्वस्थ जीवन बिताएं, वो हमारी हितायु होगी। आयु की परिभाषा में कहा गया, शरीर, इंद्रिय, सत्व, मन, आत्मा का संयोग आयु कहलाता है। धारी, जीवतम, नित्यम, अनुबंधम, ये सब आयु के परिभाषी हैं। शरीर, इंद्रिय, मन, आत्मा, इनका संयोग ही आयु कहलाता है। अब शरीर, इंद्रिय, मन, ये सब पंच भौतिक द्रव्य है, विनाशील भी है। अब इसमें हमारी आत्मा भी अविनाशी है। तो हमारे शरीर के लिए जो हितकर हो, कहते हैं ना सुखायु दुखायु, यानी संतुलित जीवन व्यतीत करना, सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करना, वह हितायु हो गई। और बीमारियों से युक्त जीवन व्यतीत करना, वह अहितकर आयु हो गई। तो इन सब का संयोग आयु कहलाता है। मित्रों, अगले पेज पे हम लोग आएंगे। अगले पेज पर आएंगे हम लोग। यावन्ते ही लोके मूर्तवंतो भाव विशेषा तावन्ते पुरुषे यावन्ते पुरुषे तावन्ते लोके। कहा गया है जितने मूर्तिवान भाव भेद लोक में देखे जाते हैं,
उतने ही मूर्तिमान भाव, उतने ही मूर्तिमान भाव इस देवलोक में भी आते हैं। इसको मैं बताना चाह रहा था कि आयुर्वेद का प्रयोजन का जो स्वरूप है, आपको यावंते ही लोक के बारे में बताऊं कि जैसा सृष्टि में है, यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जैसा ब्रह्मांड में है वैसा ही पिंड रूपी शरीर में है। आयु का प्रयोजन आ रहा है, तो इसमें भी थोड़ा थोड़ा आप लोग जान लीजिए। आयु के बारे में मैंने बता दिया है, कुछ नहीं है, आगे बढ़िए सर। ये सब कुछ नहीं है, आगे बढ़े। हाँ, शरीर इंद्रिय हो गया है, पंच महाभूत, इसको भी मैंने बता दिया है। इनकी तन्मात्रा बता दिया, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, और गुण द्रव्य कर्म ये हमने बता दिया है। और हाँ, अब इस पे आप रुकिए, मेरी आवाज जा रही है सर? इनका वर्णन किया जाए या थोड़ा थोड़ा बता के छोड़ दिया जाए? नहीं, बता दीजिए। आप लोग बताइए। वर्णन नहीं, ये तो सारी चीज़ें सबको मालूम है, लघु क्या है मृदु क्या है सबको मालूम है। इसके बारे में ये लिखित हाँ इसलिए जी। है कि इसको समझने के लिए बस लिख के दे दिया गया। इसको बताते हुए आगे बढ़िए। साथियों, यदि आपको ये पता नहीं होगा तो आप लोग हमको बताइएगा, हम आप जो है इसको दोबारा समझा देंगे। ये द्रव्यों के 20 वैश्विक गुण हैं और 10 सामान्य गुण हैं। गुरु मीन्स लघु, हल्का है, लघु है, मृदु है, सूक्ष्म है, स्थूल है, रुक्ष है, स्निग्ध है, खर है, लक्षण है, सर है, स्थिर है, मृदु कठिन है, विशद है, पिस्सल है, उष्ण है, शीत है, तीक्ष्ण है, मंद है, और आपका द्रव्य सांद्र है। सामान्य गुण में युक्ति, आपका पृथकत्व, पर संयोग, विभाग, संख्या, परिमाप, अभ्यास, संस्कार, ये सब आपका सामान्य गुणों में है। तो ये मैंने बता दिया, दोनों चीज पढ़ दिया है, आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। इसके बारे में हम आपको दोष धातु और मल इस शरीर के मूल है। दोष धातु मल, ये हाँ, इस पे थोड़ी सी हम चर्चा कर सकते हैं। मित्रों, यहाँ पे हम थोड़ी सी चर्चा करना चाहेंगे कि जो हमारे शरीर का मल, दोष धातु और मल, ये शरीर के मूल है। मूल का मतलब होता है कि मित्रों, जो हमको बीमारी लगेगी, या तो हमारी शरीर में दोष होंगे, वात पित्त का फिर दोष आएगा, या तो फिर जो है हमारी धातुएं गड़बड़ होंगी, या फिर हमारे मल का सही से टॉक्सिन्स जो बॉडी से निकलना चाहिए वो नहीं निकलेगा, इसके कारण भी बीमारियां होंगी। ये मूल हैं जिसके कारण बीमारियां पैदा होती हैं। तो ये हमारे मूल थे जो सामने आपके पास आ रहे थे। और ये पंच महाभूत के समुदाय के रूप में, यह देखिए आपका, अच्छा, वात पित्त कब आ गया? अब थोड़ा सा इस पे हम बता दें, बहुत तेजी से आ रहा है, इसका मतलब इसमें शॉर्ट फॉर्म में है, चूंकि हमें आगे बढ़ करके पढ़ना है। मित्रों, मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि चूंकि हमारी ये सुपर एडवांस है, तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा लेकर के आपको जो हमें देना है वो हम पहुंचेंगे उस पे। तो आइए, ये आपके सामने वात, पित्त और कफ के बारे में, वात क्या है, पित्त क्या है और कफ क्या है, ये सामने आ चुका है। तो थोड़ी सी चर्चा हम इस पे कर लेते हैं, वात क्या होती है। मित्रों, अगर हम वात पे जाते हैं, वात तो आकाश और वायु, वात दोष, देखिए पूरा शरीर में वात ही वात होती है। शरीर का अगर हम ध्यान दें तो इसकी निरंतर गति, जो हमारे गाड़ी में जो गति है, क्रियावानता है, वो सब वात है। अगर आपका यूरिनरी ब्लैडर सही चल रहा है तो यूरिन बहा रहा है, तो इसका मतलब वात वहां है। वात बनता कैसे है? तो ब्रह्मांड में आकाश और वायु दो तत्व होते हैं, आकाश और वायु। जब आपस में संयोग करते हैं तो वात का निर्माण होता है। आकाश और वायु 1 और 2 जब आपस में संयोग करेंगे तो वात बनेगा। जब कभी आकाश या वायु, इन दोनों महाभूतों में जब किसी एक की तन्मात्रा ज्यादा हो गई या किसी एक की ऊर्जा ज्यादा हो गई, तो हमारे शरीर में वात इम्बैलेंस हो जाता है। अगर वायु कुपित हो गई तो उसके द्रव्य गुण कर्म जो है, शरीर हल्का हो जाएगा, रूखा हो जाएगा, शरीर में ठंडक लग सकती है। तो यानी जो वात के गुण हैं, वात कुपित होगी तो वो आपको आते जाएंगे। अगर आपका पित्त कुपित होगा
पित्त में आपका 3 और 4 मिलकर के, अग्नि और जल मिलकर पित्त बनाएगा, जल और पृथ्वी मिलकर कफ बनाते हैं। तो मित्रों, वात की मैं बात कर रहा हूं जो आपके सामने दिया गया है। तो शरीर के जितने भी टिश्यू हैं वो अपने स्थान पे व्यवस्थित हैं, तो वात के कारण। शरीर के जो जोड़ हैं वो चल रहे हैं, तो वात के कारण। हम बोल रहे हैं, आप हमारी बात सुन रहे हैं, तो ये वात है। हर्ष उल्लास का कारण अगर है तो वात होता है। शरीर में अग्नि अगर जल रही है तो वात होता है। अगर हवा ना हो तो अग्नि नहीं जलेगी। अगर वात ना हो तो शरीर की अग्नि शांत हो जाएगी। शरीर में जितने भी क्लेद हैं, जितने भी मल हैं, बाहर निकल रहे हैं। हमारे शरीर से जो टॉक्सिन्स होता है बाहर आ रहा है। एक गर्भ में बच्चा जो है कृत्रिम बढ़ रहा है और बढ़ करके बाहर आ रहा है, सब वात के कारण। तो हमने आपको बताना चाहा कि हमारे शरीर की जितनी भी गतियां हैं, चाहे वो एनाबॉलिक हो, चाहे कैटाबॉलिक हो, चाहे वो सिंथेसिस हो रहा है, चाहे एनालिसिस हो रहा है, चाहे डिजेनरेशन हो रहा है, चाहे आपका डेवलपमेंट हो रहा है, सब वो क्या है, वात के कारण। अब हमारे शरीर में 5 प्रकार के वायु होते हैं। आपके सामने दिया गया है प्राण वायु, उदान वायु, समान वायु, व्यान वायु, अपान वायु। प्राण, उदान, समान, व्यान, अपायु, 5 प्रकार के भेद हैं। अब आपके पास भी 5 प्रकार के वायु आएंगे। अब मित्रों, अगर इनमें से कोई एक कुपित होगा, सबका स्थान अलग होगा। जैसे प्राणवायु का दिया गया है मूर्धा, मस्तक, उर, कंठ, जीभ, नाक, ये सब इसका स्थान है। उदान वायु के लिए नाभि प्रदेश, छाती, कंठ और नाक दिया गया है। समान वायु जो है हमारी होस्ट में होती है, आमाशय में होती है, पक्वाशय में होती है। व्यान वायु हमारे हृदय क्षेत्र में होती है और पूरा शरीर होता है उसका। अपान वायु हमारे वस्ति में होती है, श्रोणी में होती है, मूत्रेंद्रिय में होती है, वृषण में होती है, तो हर उरु में होती है। तो हर वायु, 5 वायु का स्थान अलग अलग है। अगर ये वायु कुपित हो जाएंगी तो कई सारा रोग, जैसे बच्चा गर्भ में टेढ़ा मेढ़ा हो गया, आपको ब्रेन हेमरेज हो सकता है। वायु कुपित हो जाएगी तो आपको लूज मोशन आने लगेगा। वायु कुपित होगा तो अंग टेढ़ा हो जाएगा, इंसान गूंगा हो सकता है, शरीर का वृद्धि और विकास रुक सकता है। आप बोल रहे हैं, अटक अटक के बोलेंगे, वायु आपकी गड़बड़ हो गई। इंसान अंधा, लूला, लंगड़ा, अपाहिज हो सकता है। हाथ पैरों की गतियां रुक सकती हैं, वायु कुपित हो गई। तो मित्रों, यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे हर वायु में, इन सब का संक्षेप में जो आपके सामने दिया गया है कि एक वायु का 1 by 1 हम उस पे, जैसे प्राण वायु पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। प्राण वायु जो हमारे शरीर में है, तो इसका केवल सारांश में ही हम उस पे थोड़ी थोड़ी, मस्तिष्क, बच, आपका कान, जिह्वा, मुख और नासिका, ये प्राण वायु का आवास है। प्राण वायु यहाँ रहती है। इनका कर्म क्या है? थूकना, छींकना, डकार लेना, श्वसन करना, आहार निकलना, ये सब प्राण वायु का कार्य है। अगर आपकी प्राण वायु डिस्टर्ब होगी तो आप जो है, आप थूकने में, आप थूकेंगे, बाहर नहीं निकलेगा। 5 प्रकार की वायु में प्राण वायु अगर आपकी गड़बड़ है तो। प्राण वायु के बाद जो है आपके मस्तिष्क में भी इसका आवास है, तो यहाँ से भी आपको डिस्टर्बेंस आएगा। प्राण वायु अगर आपकी गड़बड़ होगी तो आपके सोचने की, एनालिसिस की क्षमता कम हो जाएगी। प्राण वायु गड़बड़ हुई तो जो आपकी मानसिक क्रियाएं होती कम हो जाएंगी, ज्ञानेंद्रियों के कार्य आपके प्रभावित हो जाएंगे, क्योंकि ये प्राण वायु का निवास कान में होता है, बच्चे में होता है, छाती में, तो आपका लंग्स जो फेफड़े कार्य करते हैं उसका काम कम हो जाएगा, हृदय का कार्य कम होगा, आपको निगलने में प्रॉब्लम होगी तो प्राणवायु। तो इसका कर्म थूकना, छींकना, डकार लेना, हिचकी लेना, श्वसन क्रिया, ये सब प्राणवायु। अगर असंतुलित हो गई तो आपको चिंता आएगी, सांस फूलेगी, सांस में सांस आए की आवाज आएगी, शरीर में दुर्बलता आएगी, नींद नहीं आएगी, हिचकी हो सकती है, सूखी खांसी हो सकती है, ट्यूबरकुलर तक हो सकता है अगर प्राणवायु डिस्टर्ब हुई। इतनी सारी बीमारियां प्राणवायु की। प्राणवायु के बाद आता है उदान वायु। आप देखेंगे इसका निवास कहाँ है? नाभि है, उर है और कंठ है, इसमें प्राणवायु आवास करती है। कर्म क्या है? वाणी को प्रवृत्ति करना, उत्साह, बल, वर्ण का संपादन। अब आप ध्यान दीजिए, प्राणवायु के बाद हमने क्या बताया? उदान वायु। तो उदान वायु अगर असंतुलित हो गई, क्या होगा? आपकी आंखें रूखी रूखी हो जाएंगी, गला खराब हो जाएगा, आप थक रहेंगे, टॉन्सिल्स में कमी हो जाएगी। ध्यान लेने के लिए आप इतने उत्सुक होकर बैठे कि आज मैं आगे सीखूंगा, तो आपके अंदर वो सीखने की क्षमता की कमी हो जाएगी। अगर आपकी उदान कम हो, वाणी की समस्या हो जाएगी, सूखी खांसी आएगी,
थकान लगेगी। देयर आर सो मेनी कॉजेस, बहुत सारी बीमारियां आएंगी प्राणवायु। प्राणवायु के बाद आपके उदान वायु के बाद ध्यान वायु आ जाते हैं। ध्यान वायु संपूर्ण शरीर है। अगर मित्रों बयान वायु किसी की दूषित हुई तो उसको चलना फिरना, हाथ पैरों को फैलाना, आकुंचन, आक्षेप, निर्मेश, उन्मेष, स्वेद जो पसीना बनता है उस निर्माण नहीं होगा, उसका निष्कासन नहीं होगा, रक्त का संवहन नहीं होगा, चेष्टा जो करते हैं, किसी भी कार्य को पाने के लिए आप चेष्टा करते हैं, आप चेष्टा नहीं कर पाएंगे मित्रों अगर आपकी गड़बड़ हुई, बयान वायु आपकी गड़बड़ हो गई तो आपके शरीर में उसका आवास है। बयान वायु जान लीजिए गति देती है और क्षेपण करती है, निर्मेश उन्मेष। अगर बयान वायु असंतुलित हो गई तो आप लोग जान लीजिए कि आप जो चेष्टा करते हैं, जैसे आपका ब्लड है, प्लाज्मा है, जो आपका जो भी बॉडी फ्लूइड्स है उच्च दाब से निम्न दाब के, यानी जो आपका उसका ब्लड प्रेशर होता वो डिस्टर्ब होगा, कार्डियक आउटपुट आपका डिस्टर्ब होगा, कार्डियक सेंटर आपका गड़बड़ होगा, वेगस नर्व से निकलने वाली जो संवेदनाएं होती है वो गड़बड़ होंगी, तो जोड़ों में कड़कड़ाहट की आवाज आ सकती है, गठिया हो सकती है, आपका सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम कमजोर हो सकता है, मलमूत्र की संख्या अधिक हो सकती है, बढ़ सकती है, आपका ब्लड सर्कुलेशन कमजोर पड़ सकता है, धड़कन आपकी गड़बड़ हो सकती है, शरीर की जो गतियां हैं वो डिस्टर्ब हो सकती हैं। देयर आर सो मेनी कॉजेस, बहुत सारी कारण हो सकता है अगर हमारी बयान वायु डिस्टर्ब होती है मित्रों, क्योंकि इसका आवाज संपूर्ण शरीर होता है। इसके बाद समान वायु है। समान वायु का आवाज होता है छोटी आंत, नाभि प्रदेश। अब छोटी आंत में है तो यहाँ पे जो जठराग्नि है उसको अग्नि प्रदान करेगी। अभी संजय सर बताते ना कि सांस रोक करके आप जो है सुबह सुबह करवाते हैं, पेट को ऊपर नीचे करते हैं, वो क्या है आपकी समान वायु को व्यवस्थित करती है। रस मल जो मल मूत्र है उनको ग्रहण करना, शरीर से बाहर निकालने का काम, ये सब क्या काम है बहनों। अन्न को ग्रहण करना, पाचन में सहायक, और शोषण करना, मल को त्याग करना, निर्मेश उर्मेश। अच्छा पूछा गया है कि निर्मेश और उमेश क्या है, मैं आपको बताना चाहूंगा। चलिए, ये बयान वायु का एक स्वरूप है, ये बयान वायु का एक स्वरूप है कि जो हमारी तंत्रिकाएं होती हैं, कोई भी हम चेष्टा करते हैं तो हमारी जितनी भी तंत्रिकाओं के द्वारा शरीर में होने वाली समस्त जो ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं उन सबका नियंत्रण हम करते हैं बयान वायु के द्वारा। उनको निर्मेश करना, यानी वहां पे संतुलन भेजना और उनमें वापस लौटाना। अगर आपका वेगस तंत्रिका जो हार्ट की गति को मंद कर देगी, ठीक है, इसके विपरीत अगर जागृत करना है तो जो आपका अनुकंपित तंत्रिका तंत्र है, सिम्पैथिक और पैरासिम्पैथिक, ये बात आपने पढ़ा होगा, वो हृदय की गति को बढ़ा देगी। तो निर्मेश उनमें एक से गति बढ़ेगी, दूसरे से घटेगी। अब आप समझ गए होंगे कि आपके जो नर्वस सिस्टम है उनकी गति को कम और ज्यादा करने के लिए निर्मेश और उर्मेश के रूप में लाया गया है। ठीक है, अंगों की गति को कम और ज्यादा करना या नर्वस सिस्टम की गति को कम और ज्यादा करना, तो समान वायु। और इसके बाद लास्ट में हमारी अपान वायु है। समान वायु को मैंने आपको बता दिया कि इसका स्थान जठराग्नि को प्रदान करना, रस रक्त मल को अलग करेगा, भोजन के जो अपच हो गया, दस्त हो गया, कमजोर हो जाता है पाचन तंत्र आपका। अगर आपके शरीर में ऊर्जा की कमी है तो ये आपकी कौन गड़बड़ है, समान वायु। अपान वायु लास्ट में हमारी जो है तो उसका स्थान अंडकोश, मूत्राशय, नाभि, उरु, बच, मलद्वार आते ये सब हैं। और समय अनुसार आपका वीर्य निकले, आपका मलमूत्र बाहर जाए, समय के आधार पे जो गर्भ ठहरे और बाहर निकले। आंतों में तंत्रिकाओं का जो नियंत्रण होता है वो समय से रहे। धारण करना और निष्कासन करने का काम अपान वायु का है। अगर आपका स्टूल पास आउट नहीं हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, कब्ज हो जा रहा है, तो इसका मतलब आपका अपान वायु असंतुलित है। दस्त है, कब्ज है, महिलाओं में मासिक संबंधी प्रॉब्लम होती है, प्रजनन संबंधी रोग होते हैं, कमर के दर्द हैं, ये सब इन सब का कारण होता है अपान वायु। तो मेरी बात आज सब समझ रहे होंगे कि अगर हमारे शरीर में अपान वायु डिस्टर्ब होगी तो जिसका आवाज मैंने बताया कि नाभि प्रदेश होता है, उरु है, अंडकोश है, बच्च है, मलद्वार है और आते हैं, तो यहाँ से निकलने वाले स्टूल पास आउट नहीं होगा,
कई सारी प्रॉब्लम इंसान को आती है। धारण करना और निष्कासन करने की क्रिया आपकी असंतुलित हो जाएगी, तो इस वायु के डिस्टर्ब होने से। तो हमें इसको भी संतुलित करने का प्रयास करना चाहिए, व्यवस्थित रहे समान वायु। तो इस तरह से 5 प्रकार की बात हो गई। अब हम बात करते हैं पित्त पे। पित्त भी 5 प्रकार का होगा मित्रों। पित्त जब हम तो पित्त यानी हमारा पित्त की बात जब करेंगे, बात तो पूरा हो गया। 5 प्रकार के पित्त भी, पित्त कौन कौन है? अग्नि और जल जब आपस में मिलते हैं, अग्नि महाभूत और जल महाभूत जब आपस में मिलेंगे तो पित्त का निर्माण करते हैं। अगले पेज पे आ जाएंगे डॉक्टर संजय सिंह सर, अगले पेज पे। अगर हमारे शरीर में पित्त कम हो गया, तो अगर अग्नि महाभूत बढ़ गया, 3 और 4 अग्नि बढ़ गई या जल बढ़ गया, तो अग्नि बढ़ जाएगी, शरीर में हीटनेस यानी गर्माहट ज्यादा आ जाएगी, पित्त कुपित हो गया जाएगा। तो भी अगर जल बढ़ जाएगा तो भी कुपित होगा। अग्नि और जल दोनों परस्पर अलग अलग स्वभाव के हैं, एक का काम है जलाना, दूसरा का शीतलता देना। तो उससे आपका ब्लड और लिम्फ, पसीना और जितने भी डाइजेस्टिव जूस हैं, स्टमक, डियोडिनम, इन सब से निकलने वाले जूस सब प्रभावित होंगे। तो पित्त कहते हैं ना, पित्त जो है हमारे शरीर को रूप प्रदान करता है। अगर पित्त कुपित हो जाएगा तो उसके कारण भी कई प्रकार की बीमारियां आएंगी। पित्त के कारण ही, पित्त हमारे आंखों में देखने का काम करता है, शरीर को गर्माहट देगा, डाइजेस्टिव सिस्टम, भूख प्यास लगता है, हमारा शरीर की जो मृदुता है, क्रांति है, हम प्रसन्न हैं, हमारे चेहरे से जो ओज निकल रहा है, ये सब पित्त के कारण है। अगर हमारा पित्त बैलेंस है तो बल के रूप में कार्य करता है और हमारा ब्लड प्लाज्मा सब पोषित होता है और हम वृद्धि विकास करते हैं। अगर हमारा पित्त कुपित हो गया मित्रों, 5 प्रकार के पित्त दिखाए गए हैं, आप देखेंगे, रंजक, साधक, आलोचक, भाजक और पाचक। 5 प्रकार के पित्त हैं, रंजक, साधक और आलोचक, साधक और भ्राजक लास्ट में है, इसमें आगे पीछे है। तो मैं 5 पित्त की बात करूंगा। रंजक रंगने का काम करेगा, यकृत और प्लीहम इसका आवास होता है। जब भी हम रंजक पित्त की बात करेंगे तो जो पित्त भोजन के साथ, जो पित्त भोजन के रस को रंग करके रक्त का स्वरूप दे दे, उसे हम रंजक पित्त कहते हैं। यानी आपने खाना खाया, आपके भोजन के रस को रंगा और रंग करके उसको क्या बना दिया? रक्त के रूप में बना दिया, और हो गया रंजक पित्त। अब आप मेरी बात समझ गए होंगे। यानी जीव में जो आहार हम लेते हैं वो तेज कहलाता है। तेज और पित्त से उष्मा आपका बनेगी तो शरीर की लालिमा, चेहरे पे देखिए चेहरा लाल है, ब्लड आपका लाल होता है। तो समस्त मनुष्यों में जो रस को अपना जो तेज है और उसकी पित्त क्या करता है, उसको रंगता है रस। और खासतौर से पित्त को हम लोग आपका स्प्लीन और लीवर, यहीं पर आपको पित्त की बात करते हैं, क्योंकि इसका आवास कहाँ है? यकृत में और स्प्लीन में है। तो अगर इसके कारण क्या क्या रोग होगा, तो रक्त में रंजकता लाना, हमारे यकृत के रूप जो होंगे, पीलिया होगी, खून की कमी होगी, रक्त संबंधी जो विकार होते हैं। तो अगर आपका ये गड़बड़ होगा रंजक पित्त, तो आपका लीवर और गॉलब्लैडर डिस्टर्ब होगा, पीलिया हो सकती है, शरीर में ब्लड की कमी हो सकती है, खून की कमी हो सकती है। तो ये रंजक पित्त के कारण ये सारी बीमारियां आ सकती है मित्रों। रंजक पित्त अगर आपका गड़बड़ होगा तो इतने प्रकार की बीमारियां आपको लगेंगी। धन्यवाद। आइए फिर से शुरू करते हैं। मैंने बताया पहला रंजक पित्त, इसका आवास कहाँ पे है? यकृत में और स्प्लीन में। तो अगर ये रंजक पित्त गड़बड़ होगा तो आपके लीवर के रोग होंगे, जैसे जॉन्डिस हो गई। स्प्लीन गड़बड़ होगा तो खून की कमी हो जाएगी। या आपका स्प्लीन क्या करता है? ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करता है, तो आपका ब्लड प्यूरिफायर गड़बड़ हो जाएगा, तो खून की कमी, आपकी रक्त संबंधी विकार होंगे।
ये रंजक पित्त के कारण होगा। दूसरा है आपका पाचक पित्त। पाचक यानी पचाने का काम करता है। अगर आप ध्यान देंगे तो जो आहार को पचाता है उसको हम पाचक पित्त कहते हैं। और इसका स्थान अगर आप देखेंगे तो अन्न नली, यानी आपका अग्न्याशय हो गया, अग्नि के रूप में जो मिलता है पचाना, इसका कर्म मिला। पित्त का कर्म होता ही है, पचाने का काम करता है। तो जो आपके आहार को पचाए, आहार का पचन करके सार भाग व मल भाग को अलग करना, अन्य पित्तों के कर्म पे आधारित का प्रभाव डालना और धातु के निर्माण में सहायक होना, ये पाचक पित्त है। मित्रों, अगर पाचक पित्त आपका कुपित होगा, अगर आपके बॉडी में पाचक पित्त गड़बड़ होंगे तो अल्सर हो जाएगा, हार्ट में जलन होगी, अपच होगा, आपके अंदर बुरी बुरी आदतें आएंगी, बहुत सारी अत्यधिक आपके अंदर इच्छाएं बनेंगी। जो आपके कीटाणु होते हैं, स्पर्म में जो स्पर्म होता है, ओवा होता है महिलाओं में, वो अंडाणु कीटाणु नष्ट हो जाएंगे, पाचक नली में विष द्रव्यों का नाश होगा, आपका रक्त का निर्माण जो होता है वो दूषित हो जाएगा। तो ये आपका पाचक पित्त का काम है। और दूसरा है आलोचक पित्त, आलोचना करना, जो नेत्रों में स्थित होकर रूप को देखने में सहायक होता है, उसको हम आलोचक पित्त कहते हैं। देखना, तो इसका आवास कहाँ है? नेत्र है और बुद्धि। तो नेत्र में रहकर रूप को दर्शाने वाले को आलोचक पित्त हमने कहा। तो नेत्रों के बुद्धि के लिए और आपके चक्षु नेत्रों के द्वारा वस्तुओं को देखेंगे तो आपको ज्ञात होगा पहली वस्तु में और दूसरी में क्या अंतर है। जो आपकी ऑप्टिक नर्व है, यहां से देखेंगे तो ऑप्टिक नर्व के सिरे से जो गोल है उसके दीवारे से यहाँ पे रेटिना पे आपके जाके आपका फोटो बनता है। अगर आपका आलोचक पित्त गड़बड़ हो गया तो दृष्टि ज्ञान कम हो जाएगा, सूक्ष्म अर्थों को ग्रहण कम कर पाएंगे, धारण करना, प्रस्तुत करना, विचार कार्य में तारतम्यता आपकी स्थापित नहीं हो पाएगी। आंखों के रोग हो सकते हैं, दृष्टि के दोष हो जाएंगे, विचार की शक्ति कमी हो जाएगी, कहीं आप तर्क वितर्क नहीं कर पाएंगे, वेद विवेद करना हो तो आप नहीं कर पाएंगे। ये आपका आलोचक पित्त गड़बड़ है। आलोचक के बाद दो और बच्चा है, साधक पित्त और भराजक पित्त। तो साधक यानी साधना करना, हम कहते नहीं साध लिया जाता है, जो साधक पित्त इसका स्थान होता है हमारा हृदय। शरीर में उत्साह, प्रसन्नता, इन क्रियाओं को सिद्ध करना ही साधक पित्त कहलाता है। जो ऋषि मुनि होते हैं साधक पित्त को अपने अंदर में साधे रहते हैं, उसका स्थान हृदय और मस्तिष्क होता है। सूरता, हर्ष, प्रसन्नता, इन सब का संपादन करना। इसके बाद भय, क्रोध, मोह, इनका कारण होता है साधक पित्त। मनोरथ को सिद्ध करना, विचार शक्ति को, स्मरण शक्ति, बुद्धि, मेधा, अभिमान का नियंत्रण करना, ये सब साधक पित्त करता है। अगर आपका साधक पित्त असंतुलित हो गया तो हृदय का हार्ट अटैक आ सकता है। आपके अंदर निर्णय लेने की क्षमता यानी अनिर्णय की स्थिति बन सकती है। मनोभाव में विकृति पैदा हो जाएगी, आपका मनोभाव असंतुलित हो जाएगा। क्योंकि हृदय को चेतना का स्थान माना गया है और साधक पित्त जो है हृदय में रहता है। तो मन का कार्य क्षेत्र, मस्तिष्क का भी कार्य क्षेत्र, ये सब हृदय जो है सुचारू रूप से कराता है। अगर साधक पित्त गड़बड़ हो गया तो आपका मस्तिष्क जो हृदय से ऊंचा है, हार्ट जो है मस्तिष्क को ब्लड नहीं पहुंचा पाएगा, तो आपको हाइपोटेंशन हो जाएगा। हाइपरटेंशन, जो रक्त दाब कम होने से मस्तिष्क को ब्लड नहीं मिला, हाई बीपी जिसको बोलोगे आप लोग, तो आपका साधक पित्त गड़बड़ है। इसके बाद लास्ट में एक है भ्राजक। भ्राजक पित्त जो वर्ण को प्रभावित करता है, जो वर्ण को प्रकाशित करता है, उसे हम भ्राजक पित्त कहते हैं। इसका आवास कहाँ है? त्वचा है। तो मित्रों, शरीर का तापक्रम संतुलित रखना, त्वचा के वर्ण का निर्धारण करना, त्वचा आपकी सुंदर है या कुरूप है, इनको बनाने का काम कौन करता है? भ्राजक पित्त। त्वचा में रहकर शरीर की प्रभा को प्रकाशित करने वाले पित्त को हम भ्राजक पित्त कहते हैं। त्वचा में रहेगा और सारे जो आपके मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को ठीक करते हुए
शरीर की जो उष्णता है 60% त्वचा में, जो रेडिएशन हो या आपका जो संभावना है 25% जो सब पसीने आ रहे हैं, उन सबको लंग्स के से बाहर निकालना, और त्वचा की क्रांति वहां के मॉइस्चर्स को बनाए रखने का काम करता है ब्राजक्टिक। अगर आपको त्वचा के रोग ज्यादा हो रहे हैं, अगर किसी को एक्जिमा, सोराइसिस, रिंगवर्म, ये सब त्वचा के रोग जो हैं ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है, तो इसमें हम मानेंगे कि हमारा भ्राजक पित्त गड़बड़ है। अब इनका ट्रीटमेंट हम लोग बताएंगे आगे। भ्राजक पित्त गड़बड़ हो जाएगा तो मुहासे होंगे, फोड़ा होता है, खारिज होता है, एक्जिमा होता है, छाले पड़ने लगते हैं, सोराइसिस हो जाता है, त्वचा के जितने सारे रोग, अगर स्किन कैंसर हो रहा है तो वो भी भ्राजक पित्त का ही काम है। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ द, 5 प्रकार के पित्त आपने देख लिया, और इनका हमने और पित्त के बाद अब आगा कफ। कफ, अगला हम कफ पे आते हैं। कफ का मतलब होता है जो हमारे शरीर को बांधने का काम करता है, बंधन शक्ति होता है, भारी। ये कुछ बोल रहा है? प्रतिमा कुमारी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, कफ की दोष की कफ, कफ कफ दोष की बात कर रहे थे हम। कफ में हमने कहा जब आपका जल और पृथ्वी जब आपस में संयोग करते हैं 4 और 5 तो कफ बनता है। जब जल महाभूत और पृथ्वी महाभूत, सॉरी, हाँ, जल महाभूत और पृथ्वी महाभूत जब दोनों आपस में संतुलन में रहकर संयोग करते हैं तो कफ का निर्माण होता है। अगर दोनों में असंतुलन होगा, पृथ्वी तत्व ज्यादा हो गया, कफ सूख जाएगा। अगर जल ज्यादा हो गया, कफ बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ये कफ जो है, कफ का काम भारी रहेगा, हैवीनेस, शरीर बनेगा। शरीर के अंदर जितने भी शारीरिक क्रियाएं होंगी, अगर हमारे वात हैं, जो आपका वात ब्रेन पे है, हार्मोन्स यानी नर्वस सिस्टम, जो हार्मोनल फंक्शन सब सही से काम कर रहा है, तो आपका कफ सही है। शरीर में लुब्रिकेंट सही है, शरीर के जो अंग हैं उन अंगों का प्रचालन हो रहा है, तो हाँ लुब्रिकेंट अच्छे से है, वो कफ है। हम कहीं ट्रेन में जा रहे हैं, अगर हम किसी से दोस्ती जल्दी कर लेते हैं, मित्रता जल्दी कर लेते हैं, तो इसका मतलब हमारा कफ अच्छा है। कफ का काम है कि आपस में बांधने की शक्ति, प्रेम, मधुर, इसका रासायनिक गुण स्वीट, तो यहाँ पे हम एक दूसरे को बांध सकने की शक्ति रखते हैं। अब कफ भी 5 प्रकार का होता है मित्रों, क्लेदक, अवलंबक, बोधक, तर्पक और श्लेष्मक। 5 प्रकार के कफ पाए गए हैं। क्लेदक कफ होता है, क्लेदेंती यानी जो आहार को गीला करता है उसको हम क्लेदक कफ कहते हैं। क्लेदक कफ एक लाइन में आपने सीखा कि जो हमारे आहार को गीला करता है वो क्या है, क्लेदक कफ है। जो हमारे आहार को गीला करता है वो क्या है, क्लेदक कफ है। जो हमारे आहार को गीला करता है